हाँ ये देखिए, कल हम लोग ब्लड कंप्लीट किए। हाँ, ब्लड में एक है थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीसरा पार्ट है ना फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। थ्रोम्बोसाइट्स बताए थे। थ्रोम्बो कहाँ से आया? थ्रोम्बस से। और थ्रोम्बस मतलब होता है क्लॉट। साइट एज यूजुअल सेल्स, यानी ये ऐसे सेल्स हैं जो कि क्लॉट प्रोड्यूस करेंगे। अब क्लॉट क्या है? ए प्लाक दैट seals the broken area of blood vessel to stop blood loss। यानी एक एक्यूमुलेशन, एक जमावट, जिसे हम लोग प्लाक कर रहे हैं। एक ऐसा जमावट जो कि सील कर देगा ब्रोकन ब्लड वेसल को, क्योंकि नहीं तो वहाँ से क्या होने लगेगा? ब्लड लॉस होने लगता है। तो ब्लड को कैपिलरी में कन्फाइन करने के लिए जिस प्रकार का थक्का बनता है, जिस तरह का एक डिपॉजिट बनेगा, उसको कहते हैं क्लॉट। और इसको प्रोड्यूस करता है, इसी को कहते हैं थ्रोम्बस। और इसको प्रोड्यूस करने वाला सेल थ्रोम्बोसाइट। समझ गए? दिस इज इट। तो डिक्शनरी मीनिंग इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अदर नेम, दूसरा नाम इसका प्लेटलेट। ठीक है? आर द वन which can stop blood loss by clot formation, by clot formation। ये इनका काम। ठीक है? तो इन सारे चीज़ों को पॉइंट नंबर 1 में रख दीजिए। अब नाउ कम डाउन टू पॉइंट नंबर 2। कहाँ बनते हैं? ओरिजिन। अनडाउटेडली क्या होगा? बोन मैरो, यानी कि आरबीएम वाला रेड बोन मैरो, वही बोन के सॉफ्ट स्पॉन्जी एरिया में जाना पड़ेगा, वहीं पे ये बनते हैं। तीसरा, ये बनते कैसे हैं? इनका थोड़ा स्पेशल कहानी है। हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। होता क्या है? बोन मैरो में एक प्रकार का सेल बनता है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। याद रहेगा? इसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। मेगा मतलब बहुत बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियो न्यूक्लियस, साइट सेल, ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा है, ऐसा सेल बनता है बोन मैरो में। ठीक है? और इस सेल का फ्रेगमेंटेशन होता है, टूटता है टुकड़ों में, और हर एक टुकड़ा
एक एक थ्रोम्बोसाइट बनकर आगे बढ़ता है। इस तरीके से थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इसमें न्यूक्लियस होगा? सेल ऑर्गेनेल होगा? सोचिए, नहीं होता है। ये दूसरा ऐसा सेल है ब्लड का जिसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है। पहला कौन? आरबीसी, दूसरा ये। लेकिन अनलाइक आरबीसीज इसके पास सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसके पास सेल ऑर्गेनेल होते हैं पर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज हाउ दे आर फॉर्म्ड, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। A cell called megakaryocyte of RBM, megakaryocyte of RBM fragments and each is now a platelet. और जैसा बताए मेगा कैरियोसाइट कैसा सेल होगा? मेगा मीन्स वेरी बिग, कैरियो न्यूक्लियस, साइट सेल, यानी बिग न्यूक्लियस बियरिंग सेल, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। इसके टूटने से प्लेटलेट्स का जन्म होता है। यहां तक नोट कीजिए। एनीवे, सो दिस इज हाउ इट इज फॉर्म्ड। नाउ इसके बारे में एक और बात करें। सीरियल नंबर 4 है ना, प्लेटलेट्स lack nucleus but has other cell organelles. Serial number 5, नंबर, इनका नंबर होता है 1.52 2.5 into 10 to the power 5 per microliter of blood। तो आरबीसी से 10 गुना कम होता है। आरबीसी से 10 गुना कम होता है। नंबर 6, लाइफ स्पैन, ये होता है 3 to 5 days। इसका लाइफ स्पैन सबसे कम है। अब तक में जितने फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिले, 3 तरह के मिले ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी सबसे लंबा 120 दिन जीता है, डब्ल्यूबीसी 5 से 7 दिन और ये 3 से 5 दिन। नंबर 7, फंक्शन, टू स्टॉप ब्लड लॉस बाय फॉर्मिंग क्लॉट। अब एक चीज बताइए, आप लोग में से कितने लोग हैं जिनको डेली चोट लगता है, ब्लीडिंग होता है? कोई ऐसा नहीं होगा। हर दिन किसी को चोट लगता है, ब्लड थोड़ी निकलता है। तब सोचते होंगे जब इसको पढ़ रहे हैं, जब ब्लड लॉस डेली होता ही नहीं है तो पहले से इतना बड़ा पॉपुलेशन बना के रखने का हमेशा क्या ज़रूरत है? पर आपको बता दें, ये एक्सटर्नल ब्लीडिंग तो है ही नहीं कुछ। डेली
पॉइंट टू पॉइंट हर समय कहीं ना कहीं हमारा इंटरनल ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड वेसल्स होता ही रहता है ड्यू टू वेरियस रीजंस। कभी प्रेशर पड़ जाने के कारण फाइन ब्लड वेसल फट जाते हैं, कभी है ना मान लेते चल रहे हैं ऐसे धड़ाम से धक्का लग गया, आपको फील होता है वहाँ पे दर्द हो रहा है, नीला पड़ जाता है, पर क्या बाहर आपको ब्लड आ रहा है? नहीं, वो इंटरनल इंजरी हो गया, अंदरूनी ब्लड वेसल्स कट गए, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। वहाँ पे जो नीला पड़ गया दैट इज़ एक्चुअली क्लॉट। जरा सोचिए, इंटरनल बॉडी पार्ट्स में अगर वियर एंड टियर होने के कारण लगातार कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स फट रहे हों और उनका रिपेयर नहीं हो रहा हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके बॉडी ब्लड लॉस कर जाएंगे, सांस लेने में अचानक से तकलीफ होगी, कुछ भी नहीं पता चल पाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न वाई द प्लेटलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड सिस्टम। दिस इज़ द रीज़न कि एक्सटर्नल तो कुछ है ही नहीं, ज़्यादातर हमें परेशानी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से होती है और वो ये रोकता है। लेकिन ये इंटरनल ब्लीडिंग को रोकना कई बार हमारे लिए सरदर्द बन जाता है, मुसीबत बन जाता है, जब ये ब्लीडिंग ब्रेन में होता है। तो अगर किसी कारण से ब्लड लॉस होने लगा ब्रेन में, तो वहाँ हीमोरेज तो रोकेगा, ब्लड लॉस रोकेगा, वहाँ पे क्लॉट बनेगा एंड दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम फॉर द ब्रेन। रीज़न क्या है? जहाँ पे क्लॉट बनता है वो ब्लड वेसल फॉर द टाइमिंग लॉक होता है। जहाँ से पाइप से पानी बह रहा है, अगर मान लेते पाइप में छेद हो गया तो प्लम्बर रिपेयर कैसे करता है? बोलता है ना पानी बंद कीजिए, उसके बाद उसमें जो भी सीलिंग एजेंट है वो लगाता है, सूखने देता है, उसके बाद बोलता है आप पानी चलाइए, देख लीजिए टपक रहा है कि नहीं टपक रहा है, काम हो गया उसका। तो है क्या, जब तक उस जगह को वाटर फ्री नहीं करेंगे, आप जो भी एडेसिव लगा रहे हैं रुकेगा, बह के खुल के निकल जाएगा ना, प्रेशर दे रहा है ना वो, फ्लोइंग प्रेशर, इसलिए वो एडेसिव को उस सरफेस के साथ टिकने में समय दीजिए, तब ना होगा। ठीक उसी तरीके से जब कहीं ब्लड लॉस होता है ना, तो उस जगह के रिपेयर के लिए ये आता है ताकि ब्लड टेम्पररीली वहाँ से निकलना रुके। इन द मीन टाइम क्या होता है, अगल बगल का ब्लड वेसल्स का सेल फिर से डिवाइड करके उसको यूनिफॉर्मली लॉक करता है, तो वो टाइम देता है अंडरलाइंग ब्लड वेसल्स के सेल्स को अपने आप को रिपेयर करे और फिर पहले जैसा बनाए। रिपेयरिंग कैपेसिटी हमारे अंदर है, हीलिंग कैपेसिटी है, इसीलिए तो ये जो प्लेट्स क्या कहते हैं क्लॉट्स हैं, ये हेल्प करते हैं, टाइम देते हैं उस ब्लॉक्ड ये क्या कहते हैं ब्रोकन ब्लड वेसल्स को रिपेयर रीजनरेट होने का। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर ब्लड वहाँ से पास करता रहेगा, रिपेयर होने का टाइम कहाँ मिलेगा? जितनी बार ब्लड वहाँ से फ्लो करेगा ब्रोकन एरिया, फिर ब्लड बाहर आएगा ना, है कि नहीं? सेम वे ब्रेन में भी होगा। तो इसका परेशानी क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्या है, ब्रेन में पर्टिकुलर एरिया के लिए मल्टीपल ब्लड वेसल्स, मल्टीपल ब्लड सप्लाई नहीं है, एक ही चैनल है, वहीं से ब्लड अगल बगल के सेल्स को देते हुए वो आगे की ओर बढ़ता है। जैसे हमारे पैर में, हमारे हाथ में एक ही एरिया को ब्लड सप्लाई के लिए मल्टीपल वेन्स है, तो अगर एक वेन लॉक हो जाता है, एक आर्टरी लॉक हो जाता है, तो दूसरे ब्रांचेस से उसे ब्लड मिल सकता है। लेकिन यहाँ वो बात नहीं हो पाती है, ब्लड सप्लाई का एक ही रास्ता है, अगर वो लॉक हुआ आगे के सेल्स तक ब्लड सप्लाई रुक जाएगा। और इसीलिए अगर किसी को ब्रेन में है ना हीमरेज होता है, ब्लड वेसल का रप्चरिंग हीमरेज कहलाता है, तो अगर हीमरेज होता है तो उसको रोकने के लिए वहाँ क्लॉट बनेगा, आगे के सेल्स ऑफ द ब्रेन को है ना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, नतीजा क्या होगा? दे विल स्टार्ट डाइंग, और वो पैरालिटिक शॉक का कारण बनता है। इसी को कहते हैं स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है, एनीवे तो बहुत सारी बातें इसके बारे में समझ गए। एक नंबर देख लिए, टाइम पीरियड देख लिए, कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, कहाँ पे ये जन्म लेता है, कहाँ बनता है,
मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट्स और पर्पस। दिस इज हाउ द ब्लड इज। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला हिस्सा होगा प्लाज्मा, सॉरी लिम्फ। लिम्फ अब देखिए, मान लेते हैं एक दवा कंपनी है, उसने बिहार में अपना बिजनेस शुरू किया, पहली बार बिहार आया, बाहर से आई हुई कंपनी है, बिहार में अपना ऑफिस एस्टेब्लिश कर रहा है, यहाँ पे सेलिंग परचेसिंग शुरू करेगा। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो ऑफिसर्स हैं उस कंपनी के, वो आएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। और आपको क्या लगता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो यहाँ पे बिहार में उस कंपनी को एस्टेब्लिश कर रहा है, क्या वो डोर टू डोर जाएगा, सेल करेगा? तो किसको अपॉइंट करेगा? कंपनी रिप्रेजेंटेटिव को करेगा ना। वही एजेंट होंगे उस कंपनी के, वही मेडिसिन को सप्लाई करेंगे, उसका बिलिंग करवाएंगे, परचेसिंग कराएंगे, ये सारा है ना। चेक करेंगे कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, पॉइंट टू पॉइंट पता करेंगे कहाँ कहाँ इसका खपत हो सकता है, ये सब पता करना और वहाँ पे सप्लाई करा के कंपनी को आगे बढ़ाना किसका काम हो जाएगा? जो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए जाएंगे। बाकी जो टॉप क्लास ऑफिसर्स हैं वो पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। अगर उनके साथ डील करने में परेशानी हो रही तब जाके वो डील करने जाते हैं। हर वक्त ऐसा थोड़ी ना कि वो हमेशा लगे हुए रहते हैं। बात समझ गए? एक कंपनी कैसे काम करता है नई जगह पे आके, ठीक है। अब इसको आप पलट दीजिए हमारे बॉडी के सिस्टम से। आप बहुत बार नोटिस किए होंगे, कई बार कोई चीज़ चुभ जाता है या स्क्रैच लग जाता है, ब्लड नहीं आता लेकिन जलन होती है। छू के देखिएगा, होता है ऐसा? किसी के साथ हुआ ऐसा? कहीं खराच लग गया, ब्लड नहीं आया लेकिन जलन होता है। बहुत बार प्रेस करने से वाइटिश टाइप का या ट्रांसपेरेंट फ्लूइड निकल के आता है, ब्लड नहीं आता। वो क्या है? वही कंपनी रिप्रेजेंटेटिव है। जब डीप कट होगा, जब ब्लड वेसल्स इंज्योर होंगे, तब ब्लड निकलता है। इसका मतलब जहाँ पे इंजरी हुई, जहाँ हमको जलन हो रहा है, स्क्रैच हो गया, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है, नहीं। तो फिर हम जानते हैं कि हर एक सेल को अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, वो जिंदा कैसे रहेगा? ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? उसका वेस्ट कैसे बाहर जाएगा? पॉइंट है ना। तो फिर उसका काम करने के लिए उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका सबऑर्डिनेट है, वो है लिम्फ। इस तरीके से लिम्फ का पर्पस आप समझ पा रहे हैं क्या? हमारे बॉडी में जो ब्लड सप्लाई है वो थ्रू ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स आर क्लोज्ड एरियाज, ठीक है। तो इसलिए जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डिफ्यूजन वगैरह के साथ होता है, वो एडजेसेंट सेल्स, उसके लाइन के अगल बगल में खड़े सेल्स के साथ होता है, लेकिन उससे दूर दराज में जो सेल्स हैं उनके साथ ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता। तब वो क्या करता है? अपना सबऑर्डिनेट लिम्फ तैयार करता है। और वो कैसे? ब्लड वेसल्स जो हैं, ब्लड सप्लाई करने के लिए जिधर से जाते हैं वो कहलाते हैं आर्टरीज, ठीक है। और जब लौटता है, सप्लाई करने के बाद ब्लड वापस आएगा ना, वो होता है वेन। तो आर्टरी होता है सप्लाई करने के लिए, वेन होता है रिटर्न बैक के लिए। अब आर्टरी में हेवी पंप करने के लिए मसल्स होते हैं। आर्टरी के वॉल पे काफ़ी थिक मसल लेयर होता है, लेकिन वेन के लेयर पे, वेन के इनर लेयर पे मसल्स उतने नहीं होते, बहुत कम होता है। नतीजा क्या होता है? जिस तेज़ी से ब्लड आ गया, उस तेज़ी से ब्लड वापस नहीं जा पाता है कि नहीं। तो उसके लिए वेन ने उपाय लगाए हुए हैं। एक बार ब्लड आगे बढ़ जाए, वेन में घुस जाए, तो पीछे लौट के नहीं जा सकता है। उसके लिए उसने वाल्व्स लगाए हुए हैं, ठीक है। तो वो वन वे, मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड एश्योर कर देता है, लेकिन यूनिडायरेक्शनल फ्लो को एप्रोप्रिएट करने के लिए आगे तो पंप कीजिए। वो पंप कमज़ोर है, नतीजा क्या होगा? किसी खास जगह पे ब्लड रुकेगा ना। और इसका आप फील कर सकते हैं कब? जब आप लंबे समय तक बस पे
ट्रेन में, फ्लाइट पे बैठते हैं या क्लासरूम में बहुत लंबे समय तक 3-3 घंटे 4-4 घंटे नॉन स्टॉप बैठ गए, हालांकि नहीं करते हैं, फिर भी अगर बैठ गए, पैर कैसा लगता है? जाम होने लगता है कुछ रुक गया, झिनझिन लग रहा है, पैर को हिलाते डुलाते हैं, क्यों? वही सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आने लगता है, जिस वजह से ब्लड रुक रहा होता है, ब्लड फ्लो थोड़ा रुक रहा होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में भी ये होता है। तो उस समय वेन के पास एक सिस्टम है, फ्लेक्सिबल वॉल है, जब ब्लड ओवरस्टे करने लगता है तो फैलता है, और फैलने के कारण उसका ब्लड, उसका जो वॉल है वो पोरस हो जाता है, और उसमें से प्लाज्मा और कुछ WBC बाहर निकलते हैं, ब्लड प्लाज्मा एंड सम WBC। यही ब्लड प्लाज्मा और WBC कॉन्स्टिट्यूट करता है लिम्फ। दिस इज हाउ लिम्फ इज क्रिएटेड। ठीक है, अब लिम्फ जो है वहाँ से बाहर निकला, बस वहीं पड़ा हुआ रह जाएगा, तो उसके आने जाने के लिए अलग से चैनल्स होते हैं, और उन्हीं को कहते हैं लिम्फ वेसल्स। ठीक है, तो उस फ्लूइड के आगे बढ़ने के लिए जो चैनल्स हैं उन्हें कहेंगे लिम्फ वेसल्स, और यही लिम्फ वेसल्स आगे जाके कहीं कहीं पे मीट करते हैं, कहीं कहीं पे जाके मीट करते हैं। तो एक सिस्टम चल रहा है जहाँ पे एक से अधिक लिम्फ वेसल्स आके मीट करते हैं, उस जगह पे एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है, बाकी आगे रास्ता देता है। जो सॉलिड स्ट्रक्चर बना उसे वो कहते हैं लिम्फ नोड, और वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू रहता है लिम्फ नोड पे, जो कि ब्लड में फैल रहे या ब्लड के साथ फ्लो कर रहे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, अब जो लिम्फ में आ गए उनको ना स्कैन करता है, चेक करता है, और अधिकतर केस में उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल ही जाते हैं, तो उन्हें ट्रैप करता है। और यही लिम्फ नोड्स है जहाँ पे इसने WBC की तरह आर्मी अपॉइंट करके रखा हुआ है। वहीं पे लिम्फोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं। WBC कहा ना आपको, ये WBC के ही तो पार्ट है। तो ये वहाँ इंतजार में रहते हैं कि कौन घुसपैठिया दिखा और वहीं धर दबोचे उसको। सो दिस इज हाउ द लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स आर देयर। अल्टीमेटली क्या होने वाला है, जितना भी लिम्फ वेसल्स है फाइनली एक दूसरे से मीट करते 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 वेन में ड्रेन कर जाते हैं। यानी आप ही से हमने फ्लूइड लिया था, आप ही को वापस कर दिया। तो बॉडी में जितना भी लिम्फ बनता है अल्टीमेटली वो हमारे सबसे बड़े वेन में आ जाते हैं, उसे कहते हैं वेना कावा। 10th में आप लोग पढ़े ही होंगे। अब वेना कावा आके राइट एट्रिया में ड्रेन करता है। इस तरीके से हार्ट ने जितना ब्लड पंप किया, जितना वॉल्यूम, उसे उतना ही वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिटर्न मिल गया। बीच में क्या हेर फेर हुआ ये हार्ट को पता नहीं चलता। समझ गए? इस तरीके से लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। अब फायदा ब्लड को क्या इससे बेनिफिट है? ब्लड को बेनिफिट ये है कि वो पॉइंट टू पॉइंट हर एक सेल पे जा नहीं सकता, क्योंकि वो एक कन्फाइंड एरिया से बह रहा है। अगल बगल के सेल को ही अप्रोच करेगा, उससे दूर जो है वहाँ तक नहीं जाएगा। तो लिम्फ जो बना, इसे कई जगह टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ये टिश्यू फ्लूइड अगल बगल के सारे सेल्स को नहलाते हुए जाता है। छोटा बच्चा को नहलाते नहीं है, उसी तरह से हर एक सेल को वो नहला देता है अपने प्लाज्मा और WBC से। बेनिफिट, लिम्फ में ऑक्सीजन रहता है, प्लाज्मा में ऑक्सीजन रहता है, तो वही ऑक्सीजन वहाँ डिलीवर हो गया। प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, तो लिम्फ में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा सेल्स में से, ऑक्सीजन उसने दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। लिम्फ प्लाज्मा है, आप देखें हैं प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर है, मिनरल्स हैं, है ना। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मिनरल्स ही तो हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। तो ये सारे कंपोनेंट जो ब्लड में थे वो दरअसल लिम्फ में रहते हैं, और जितने भी सेल्स हैं उनको डिलीवर कर दिए जाते हैं। बदले में सेल्स के अंदर में जो वेस्ट बना, उस वेस्ट को वो स्वीकार कर लेता है, और धीरे 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 अल्टीमेटली जब ब्लड में मर्ज करता है, ब्लड में वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ड्रेन कर देता है। वेस्ट को हटाने के लिए
हार्ट पंप करते हुए ब्लड को ले जाता है किडनी के पास, वहाँ फिल्टर होके वेस्ट निकल गया, रहा ऑक्सीजन कम हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, लंग्स के पास ले आया, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, ऑक्सीजन आ गया। इस तरीके से चैनल काम करता है। तो ओवरऑल लिम्फ का एक आइडिया लग गया, लिम्फ बना कैसे, ये क्यों बना, इसका काम क्या है, और ये कैसे ब्लड को सप्लीमेंट करता है काम में। ठीक है, तो एक्चुअली में हमारी देखभाल और सुरक्षा ब्लड के बदले लिम्फ ही करता है। ब्लड का तो एक लिमिटेड बाउंड्री है, लिम्फ ही ये सारा काम करता है। तो लिम्फ ओरिजिन कैसे बना, फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा प्लस सम ल्यूकोसाइट्स फ्लोज थ्रू, किससे फ्लो करेगा, लिम्फ वेसल्स। यहां आपको बताते चलें आइए आइए आइए, थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट देखिए। लिम्फ वेसल्स have no muscle to pump, but have valves to stop backflow. अब यहाँ एक खास बात, अच्छा यहाँ तक नोट कीजिए फिर बताएं। हाँ आइए आइए, इंटरेस्टिंग है। So lymph vessels have no muscles to pump but have valves to stop backflow. The lymph flows in its vessels by the muscular movement of the body. All lymph vessels finally drain into veins and the volume of blood input and output for heart is always constant. इसलिए हार्ट में इनपुट और आउटपुट ब्लड हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी कारण से जितना लिम्फ बाहर निकला वो सब फाइनली वेन में ड्रेन हो जाता है। हो गया। लिम्फ वेसल में एक छोटा सा चीज़ छूट रहा है, यहाँ तक पूरा कीजिए, फिर उसको हम लोग पॉइंट करें, फिर इसके फंक्शन पर आएंगे। कनेक्टिव टिश्यू का ये लास्ट पोर्शन।
ओके। डन। लिखिएगा जरा एक सेंटेंस इसके बाद। लिम्फ वेसल्स join together, lymph vessels join together at certain points. Lymph vessels join together at certain points, forming a big vessel. Forming a big vessel and at junction point a solid tissue appears, and at junction point a solid tissue appears called lymph node. Full stop. lymph nodes हाँ उसी में चलेगा। lymph nodes scan the contents of lymph and trap the pathogens. Scan the lymph, lymph. Scan the lymph and trap the pathogens if present. Function. Act as subsidiary of blood. ब्लड के दोस्त की तरह काम करता है। एक्ट्स एज सब्सिडियरी ऑफ ब्लड। दूसरा, सप्लाई न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, hormones, etc. to cells and tissues. Takes away wastes, carbon dioxide and toxins from the tissues and cells. Also provide immunity as it has WBCs. इनके पास WBCs भी हैं, इसलिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हार्मोन सप्लाई कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके निकल जाते हैं, वेस्ट लेके निकल जाते हैं और टॉक्सिन्स लेके निकल जाते हैं। इसीलिए इसको कहा ये ब्लड के सब्सिडियरी की तरह काम करता है। ठीक है? एनी डाउट इन एनी पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? पढ़ें। बता तो देते हैं, आउटपुट पता नहीं क्या आएगा।
आगे बढ़े, अब मसल्स पे आ जाएं। नहीं हुआ। हो गया। मस्कुलर टिश्यू, अगर डेफिनेशन देना रहे क्या कहेंगे बोली तो? कनेक्टिव टिश्यू का तो बोल दिए, दैट विच कनेक्ट्स टू डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स। व्हाट अबाउट मस्कुलर टिश्यू? क्या ऐसा एकदम पिन पॉइंट प्रॉपर्टी है जो केवल इसी में दिखेगा और जिससे आप बता सकते हैं हाँ यही हो ना हो मसल्स ही होगा और कुछ नहीं? बोलिए। मसल्स का इंपॉर्टेंस नहीं बता रहा है कोई है? मतलब इस डर से बोलना नहीं चाह रहे, क्या पता गलत हो जाएगा, ये आता ही नहीं है। दोनों में से कोई एक तो बात होगा। अच्छा, ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टी है, लिखिए मस्कुलर टिश्यू, दे आर द वन हु हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी बाकी तीनों में से किसी में नहीं है, सिर्फ इसी में होता है। इट कैन कॉन्ट्रैक्ट बाय द विल of us or without depending upon our will। ये हमारी इच्छा, will यानी भी यहाँ पे इच्छा, हमारी इच्छा के अनुसार भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और हमारी इच्छा ना होते हुए भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर ऐसा है, हमारे विल के ऊपर डिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो इसको कहेंगे वॉलेंटरी मसल। और अगर डिपेंड नहीं करेगा, इनवॉलेंटरी। LU इनवॉलेंटरी मसल। इस तरीके से मसल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वॉलेंटरी मसल होते हैं स्केलेटल मसल, इनवॉलेंटरी मसल होते हैं स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। अब एक और लेवल है, स्मूथ मसल जो होता है वो
न्यूरोजेनिक होता है। न्यूरोजेनिक कहने का मतलब डिपेंड्स अपॉन ब्रेन फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ये ब्रेन के सिग्नल पे डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि हम इसे अपने वॉलेंटरी सिग्नल्स नहीं देते, ये इनवॉलेंटरी सिग्नल्स लेके, ब्रेन का दो पार्ट है, एक कॉन्शियस माइंड एक सब कॉन्शियस है, तो वो सब कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में रहता है। लेकिन कार्डियक मसल ये जो है मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक कहने का मतलब है जेनरेट्स ओन कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल। और इसीलिए जो कोमा पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्रेन डेड हो गया, काम नहीं कर रहा, फिर भी उनका हार्ट चलता रहता है, रीज़न क्या है? ब्रेन से सिग्नल लेके हार्ट कॉन्ट्रैक्शन शुरू और बंद नहीं करता। हाँ, इतना ज़रूर है कि ब्रेन उसके कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा घटा सकता है, दैट इट कैन डू, बट इट कैनॉट स्टॉप द हार्ट टू बीट, इट कैनॉट स्टार्ट द स्टॉप्ड हार्ट टू बीट। ब्रेन ये दो काम नहीं करता, कम से कम वर्टिब्रेट हार्ट्स का। हम लोग वर्टिब्रेट हैं, हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रेट हार्ट में सभी हार्ट मायोजेनिक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। आगे बढ़े। देखिए, स्केलेटल मसल फाउंड ओवर बोन टू प्रोड्यूस movement for locomotion। शरीर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, पोजीशन चेंज ट्रांसफ़र करने के लिए ये मसल होता है, स्केलेटल मसल। और बोन हमारे ढांचा को बना रहा है, इसलिए ये बोन के ऊपर पाए जाते हैं। और यही वजह है कि ऐसे मसल्स को स्केलेटल मसल कहा जाता है। ठीक है, दे हैव मल्टी न्यूक्लिएटेड cells and have light and dark bands in their cytoplasm called striations. Hence are also known as striated muscle। एक और खास बात क्या पाते हैं कि इनके स्ट्रेशंस होते हैं। और स्ट्रेशन क्या हो गया? लाइट एंड डार्क बैंड्स, ऑल्टरनेट कर देंगे, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, इन्हीं को स्ट्रेशंस कहते हैं। और चूंकि ये फीचर इसमें दिखाई देता है, इसलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। ठीक है, शेप फाइब्रस,
धागे जैसा, और इसीलिए इसके सेल को मसल फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, वॉलेंटरी तो बता ही चुके हैं, काफ़ी है यहाँ के लिए, यहाँ तक नोट कीजिए। ये खास बात है, सॉरी, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और इनका शेप फाइब्रस होता है। देखने में इस तरीके से लगेंगे। ऐसे दिखाई पड़ेंगे। तो अगर इसको लाइट बैंड कहें तो इसको डार्क बैंड कहेंगे। स्केलेटल मसल ऐसे दिखाई पड़ेगा। प्रोटीन फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं इन्हें कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कराने के लिए। जब इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोग को और बेटर एप्रिसिएशन होगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए स्मूथ मसल्स। appear smooth, striations absent, found over visceral organs। और विसरल ऑर्गन किन्हें कहते हैं? द इनर बॉडी
ऑर्गन्स, यानी बॉडी कैविटी के अंदर जो ऑर्गन पाए जाते हैं उन्हें विसरल ऑर्गन कहते हैं। तो ये पाए जाएंगे कहाँ? विसरल ऑर्गन्स में। एग्जाम्पल लाइक ऑन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एटसेट्रा। ब्लड वेसल्स पे भी होंगे, ब्लड वेसल्स। तो हमारे बॉडी के अंदर के हिस्से हैं, इन पर ये पाए जाएंगे। और सोचिए, क्या आप चाहिएगा कि मेरा धड़कन धीमा हो, दौड़ के आए जल्दी से धीमा हो जाए, रुको, होता है? आप चाहते हैं, आपका बात मानता है? आज बहुत बढ़िया खाना खाए, 2 दिन तक हम और खाना खाएंगे नहीं, यही मेरा धीरे धीरे पचेगा, ऐसा होता है? नहीं होता। तो ये सारा चीज़ जो है, चूँकि ये मूवमेंट, ये कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारे कॉन्शस माइंड के अंदर नहीं आते, इसीलिए ये सभी इनवॉलेंटरी एक्शंस दिखाते हैं। तो मसल्स कैसा हो जाएगा? इनवॉलेंटरी। ये स्मूथ क्यों कहलाते हैं? क्योंकि स्ट्रेशंस होते नहीं हैं, लाइट एंड डार्क बैंड ऑल्टरनेटिवली नहीं दिखते। यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स, एक सिंगल से, अरे हाँ, एक सिंगल न्यूक्लियस वाले ये सेल्स होते हैं। शेप ऑफ द सेल्स स्पिंडल शेप। स्पिंडल समझते हैं? दोनों एंड नुकीले, बीच में फैला हुआ, लाइक दिस। single nucleated cells of smooth muscle. Since present on visceral organs and hence called also visceral muscle, unstraighted muscle, एटसेट्रा। इन अलग अलग नामों से भी ये जाने जाते हैं। स्मूथ है, स्ट्रेशंस नहीं है, इसलिए नाम पड़ गया अनस्ट्रेटेड। विसरल ऑर्गन पे पाए जाते हैं, इसलिए नाम पड़ गया विसरल मसल। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसको स्केलेटल मसल से अलग करती हैं। सो दीज आर द बिग डिफरेंसेस बिटवीन देम। और सबसे इंटरेस्टिंगली शेप देख लीजिए, स्पिंडल शेप, और क्या, न्यूक्लियस सिंगल। लोकेशन भी देख लिए कहाँ पाए जाएंगे।
भैया ये CRL मसल अनस्ट्रेटेड, UNST, सॉरी R छूट गया, STRAITED, अनस्ट्रेटेड। हो गया।